तो IBO 3 का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ये है। तो भारत से सेवाओं के निर्यात में होने वाले प्रतिष्ठात्मक लाभ एवं हानियों का उल्लेख कीजिए तथा भारतीय सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए। इस प्रश्न में भारत से सेवाओं का निर्यात में होने वाले प्रतिष्ठात्मक यानी कॉम्पिटिटिव लाभ और हानियों का उल्लेख करने को बोला है, और इस प्रश्न में भारतीय सेवाओं के निर्यात को कैसे और प्रोत्साहित किया जा सकता है वो भी बताना है। तो इस प्रश्न में हमें प्रतियोगिता लाभ और हानि के बारे में बताना है और कैसे निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सकता है उसको बताना है। तो भारत के प्रतियोगितात्मक लाभ एवं हानि। प्रतियोगिता लाभ। सेवा विभाग क्षेत्र प्राय श्रम प्रधान है, जिसमें कुशल तथा अकुशल दोनों प्रकार के श्रम सम्मिलित हैं। भारत श्रम से संपन्न है और इस संदर्भ में भारत के अपने प्रतियोगियों हेतु प्रतिष्ठात्मक लाभ प्राप्त है। सेवा। कई सेवाओं के लिए यह विभाग प्रशिक्षण क्षमता प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य विशाल भारतीय बाजार को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करना है। भारत के पास असंख्यक सांस्कृतिक कलात्मक स्थान के अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों की विशाल श्रृंखला में विद्यमान है, जो पर्यटन व्यापार का मुख्य केंद्र बिंदु है। इस संदर्भ में यातायात, होटल, मोटर आदि सहायक सुविधाओं को विस्तार करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर विदेशी पर्यटक ट्रैवल्स रुपये अवमूल्यन के संदर्भ में भारत में पर्यटन की लागत बहुत निम्न है। सरकारी नीतियाँ की सेवाओं के निर्यात हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसकी हानि। सरकार की वीजा संबंधी नीतियां कठोर है, जिससे सेवाओं के निर्यात हेतु श्रम की परिवर्तनीयता प्रतिबंध है। विश्व बाजार में विशाल व्यापार संगठन के सम्मिलित होने के बाद भी कई सेवाएं आवागमन हेतु मुक्त नहीं हैं। इस क्षेत्र में केवल प्रतिनिधि सेवा क्षेत्र अर्थात कुशल कार्यकर्ता श्रम का आवागमन ही संभव है। लघु तथा मध्यमकालीन श्रम निवास की कठिनाइयों के कारण प्रतिबंध है। प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप इस विभाग के कई क्षेत्र पूंजी प्रधान क्षेत्र के रूप में सामने आए हैं, जबकि अन्य विभागों में पर्याप्त पूंजी का भी अभाव है। सेवा विभाग के कई क्षेत्रों को आवश्यक वित्तीय सहायता, जिसमें निर्यात वित्त सम्मिलित है, को उपलब्ध नहीं होता। कठोर प्रतिस्पर्धा मूल्य कारक है, क्योंकि कई विकासशील देशों जैसे दक्षिण कोरिया और ताइवान ने अपने क्षमता का प्रयोग कर इस क्षेत्र में प्राप्त प्रतियोगितात्मक लाभ में सुधार कर लिया है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की शिथिलता के फलस्वरूप सूचनाओं की कमी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। भारतीय सेवा निर्यात हेतु सरकार की आयात नीतियों के अतिरिक्त घरेलू पूर्तिकर्ताओं के गैर औपचारिक नियम तथा कानून भी प्रमुख अवरोधों में से एक है। भारतीय उत्पादों द्वारा सेवाओं का विपणन विश्व मानकों के अनुरूप नहीं है। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास फलस्वरूप आज विश्व के उपभोक्ता उत्पादों तथा सेवाओं की प्रवृत्ति तथा गुणवत्ता के प्रति सचेत हो चुके हैं। इस संदर्भ में प्राय दो तथ्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। प्रथम, सेवा पूर्ति की विश्वसनीयता, जिसे भारतीय उत्पादन या पूर्तिकर्ता अवसर अनदेखा कर देते हैं। दूसरा, स्वीकृति गुणों के साथ साथ ज्ञान पर भी आधारित है। अतः विपणन सेवाओं के संवर्धन का मुख्य आधार संभव माना जा सकता है। सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उपाय। सजेशन टू एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सेवाओं के निर्यात हेतु सरकारी नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो इस क्षेत्र में निर्यात प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित सुझावों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला, भारत के सेवाओं के निर्यात के लिए एक उत्तेजित विपणन रणनीति को अपनाना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी। विभिन्न सेवाओं के लिए निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट प्रमोशन परिषद की स्थापना की आवश्यकता है। प्रक्रियाबद्ध सरलीकरण को प्रभावित करना चाहिए, उसके स्टेप्स बनाने चाहिए, आसान तरीके से समझा जा सके। निर्यात सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि सेवाओं के निर्यात के लिए रियायती निर्यात वित्त प्रदान करना। विश्व व्यापार संगठन में व्यक्तियों के आवागमन के लिए समयबद्ध अनुबंध होने चाहिए। कराधान की दशा में राष्ट्रीय प्रतिपादन की अस्वीकृति अर्थात सीमा पार पूर्ति सेवाओं के लिए एक प्रकार के शुल्क को दर्शाती है। विश्व व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अनुबंधों में प्रदर्शित न किए गए दृश्य और अदृश्य अवरोधों को विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा पारदर्शी बनाना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IBO 3 का है कि भारत यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारी नहीं है। विवेचन कीजिए। इंडिया इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। डिस्कस। सामान्य प्रभाव, जनरल इम्प्रेशन। तो इस प्रश्न में पूछा है कि क्या भारत यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारी नहीं है।
तो इसका जवाब है हाँ, भारत यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारी नहीं है या फिर भागीदारी होने से संपूर्ण नहीं है। तो चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। सामान्य प्रभाव यानी जनरल इम्प्रेशन। यूनियन के अंतर्गत युग्मन प्रक्रिया द्वारा नागरिकों के रहन सहन के स्तर में सुधार की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की मांग अवश्य बढ़ेगी। परंतु यूरोपियन यूनियन में घरेलू उत्पादन का अस्तित्व या तो नहीं है या अपर्याप्त है। अतः स्पष्ट है कि यूरोपियन यूनियन की बाहरी विश्व से आयातों में वृद्धि होगी। यद्यपि एक अधिक समृद्ध यूरोप से आश्रय जहां एक तरफ निर्यातों में वृद्धि से है, वहीं दूसरी तरफ यूनियन बाजारों के अंतर्गत भारतीय उत्पादों के लिए प्रतियोगिता भी अधिक बनी रहेगी। इस संदर्भ में यूनियन संभावित विस्तार और पूर्व यूरोपियन देशों के मध्य देशों और अभ्यंतरित के अल देशों के साथ संबंध पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बाजारों में भौगोलिक समीपता और समान इतिहास एवं सांस्कृतिक पूर्व यूरोपियन देशों को भारतीय निर्यातकों से अधिक लाभान्वित करती है। वास्तविकता यह है कि यूरोप के विशाल आकार के बाजारों का लाभ उठाने के लिए भारतीय कॉरपोरेट विभाग को अधिक सजगता तथा सुविधाजनक प्रवेश बिंदुओं पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन देशों में कई व्यक्तिगत बाजारों को एक संयुक्त बाजार के रूप में युग्मन समान नीतियों और नियमों और प्रक्रियाओं के समान समूह का चलन है, जिसका अर्थ है कि यदि आयात के प्रथम बिंदु पर निर्गमित किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर एक बार एक सदस्य देश में वैधानिक रूप से उत्पादों या अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता है, तो ये प्रयास कुछ अन्य सदस्यों देशों के सीमित बाजारों में भी आयात हेतु नए अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इसके विपरीत एक बार किसी एक उत्पाद के आयात के प्रथम बिंदु पर अस्वीकृति होने पर उस उत्पाद के लिए किसी अन्य सदस्य देशों के सीमित बाजार में प्रवेश पाना संभव नहीं होता। कोई व्यक्तिगत बाजारों के एक संयुक्त बाजार के रूप में युग्मन का आशय कुछ वस्तुओं के संबंध में विशाल मात्रा के आदेशों से भी है। तो यह भारतीय व्यापार और उद्योगों की अपने उत्पादों, प्रबंध और बाजार रणनीतियों को उचित रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि किस सीमा तक इन विशाल आकारों के बाजारों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्य संबंधी प्रवृत्ति के प्रमाणिक और एक ही प्रकार के उत्पादों से संबंधित विशाल यूरोपियन आदेशों के प्राप्त होने की संभावना है, और इन विशाल आदेशों की पूर्ति केवल पूर्ति की आलोचनीयता को दूर कर और प्रबंध तथा बाजार की रणनीतियों के पुनः व्यवस्थीकरण द्वारा संभव है। परंतु इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नीति स्तर पर और भारतीय कार्यों द्वारा संगठन स्तर पर कार्य करने की मांग सम्मिलित है। तो उपर्युक्त विश्लेषण व्यक्तिगत यूरोपियन यानी जितना हमने अभी तक पढ़ा उसके अनुसार यूरोपियन देशों के संपूर्ण यूरोपियन यूनियन के रूप में युग्मन में भारत पर सामान्य प्रभाव को स्पष्ट करता है। दूसरा प्रश्न, जापान व्यापार संबंध की मुख्य बाध्यताएं क्या है, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? व्हाट आर द मेन कंसंट्रेट ऑफ इंडिया जापान ट्रेड रिलेशनशिप, हाउ कैन दे बी रिमूव? तो इस प्रश्न में स्पष्ट पूछा है कि भारत और जापान को व्यापार करते वक्त क्या परेशानियां आती हैं और इन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का समस्या और कैसे दूर किया जा सकता है पढ़ लेते हैं। भारत जापान व्यापार के मुख्य अवरोधों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है दोनों देशों के मध्य नीति कुशल संबंधों की स्थापना, जिसने व्यवसाय में वृद्धि दर को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया हो। भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई अस्थिरता, जिसने व्यापार के स्तर को ऊंचा नहीं उठने दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक निम्नलिखित मूल्यवर्धन, संकुचित निर्यात आधार तक सीमितता, उत्पादित माल की और धीमा और अति सूक्ष्म रुझान ध्यान, भारत की विकास रणनीति द्वारा विदेशी व्यापार को बाहरी संसाधनों को गतिमान करने हेतु केंद्रीय स्थान प्रदान न करना, दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व बहुपक्षीय समझौते प्रभावशाली नहीं रहे, एक प्रगतिशील व्यापार नीति का अभाव, 1970 की निर्यात विश्लेषण की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की नीति के फलस्वरूप निर्यात के विस्तार और परिवर्तनशीलता के प्रति उदासीन रूप, उत्पादों के पूर्ण विस्तार की नीति के स्थान पर उत्पादों की सीमित संख्या को कृत्रिम आश्रय प्रदान करना, शिथिल तथा अप्रगतिशील आर्थिक रणनीति एवं कार्यक्रम,
उपयुक्त अवरोधों का विश्लेषण करते हुए 1991 में भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति का प्रादुर्भाव किया गया, जिसमें विदेशी व्यापार को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई। परंतु जापान भारतीय उत्पादों के लिए भविष्य में विस्तृत बाजार उपलब्ध कराने वाले देशों में से एक है। अतः इस संदर्भ में प्रगतिशील कार्य नीतियों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। नए उत्पादों में परिवर्तनशीलता और निर्यात के लिए चयनित वस्तुओं के उत्पादकों को प्रदान किए गए प्रलोभन और गुणवत्ता नियंत्रण आदि उपाय भी भारत जापान के मध्य विस्तार के क्षेत्र को सुधारने का कार्य अवश्य करेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस संदर्भ में भारत को अधिक कठोर एवं महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों एवं रणनीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।